हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे चित्रकला का पार्ट नंबर 6 यानी चैप्टर 6 पढ़ेंगे पेंटिंग का। पहले तो ये जान लेते हैं कि प्रभाववाद, इसमें पढ़ेंगे क्या क्या। हम इसमें पढ़ेंगे कि प्रभाववाद क्या है। पहली चीज़ तो ये पढ़ेंगे प्रभाववाद क्या है, प्रभाववाद के जन्म का वर्णन कर सकेंगे। इसके बाद अनेक चीज़ों का अध्ययन करेंगे इस चैप्टर में। तो पहली बात तो ये कि आज अब तक 5 चैप्टर ख़त्म हो गए हमारे। ये 6 चैप्टर है आज से, और ये इसका पार्ट फर्स्ट है। ये पार्ट सेकंड जल्दी आपके सामने होगा। तो जान लीजिए पहले तो प्रभाववाद होता क्या है। प्रभाववाद होता क्या है, ये एक कला विशेषक का एक ऐसा आंदोलन था। पहली बात तो ये कला विशेषक का एक ऐसा आंदोलन था जिसमें जीवन की सादगी और सरलता से प्रेरणा मिलती है। जिससे जीवन की सादगी और प्रेरणा मिलती है। किससे प्रेरणा मिलती है? जीवन की सादगी और सरलता से प्रेरणा मिलती है। 1874 में एक बात हुई जिसमें प्रदर्शनी के अवसर पर किसी आलोचक ने 1874 में किसी आलोचक ने इसको क्या नाम दिया गया? प्रभाववाद। किसको? इस कला को प्रभाववाद नाम दिया गया। कला कौन सी? जीवन की सादगी और सरलता से प्रेरणा मिली, इसी कला को क्या नाम दिया गया? प्रभाववाद नाम दिया गया। अब पढ़ लीजिए, थोड़ा और जान लीजिए प्रभाववाद होता क्या है। प्रभाववाद के कलाकारों ने एक आंदोलन को अपनाया। ये प्रभाववाद थे, इन्होंने किसको अपनाया? आंदोलन को अपनाया। इन्होंने आंदोलन को अपनाया और एक शैली को अपनाया जिसमें वस्तुओं पर प्रकाश के प्रभाव का संबंध होता है। और इसमें किसका संबंध होता है? प्रकाशवाद का। प्रकाश का संबंध होता है किसमें? प्रभाववाद में। पढ़ लीजिए। प्रभाववाद कला विशेषक का एक ऐसा आंदोलन था जिसमें प्रतिबिंब की सादगी और सरलता से प्रेरणा ली। इन्होंने कला की पहली प्रदर्शनी के अवसर पर किसी आलोचक ने इस कला को क्या नाम दिया गया? प्रभाववाद नाम दिया गया। प्रभाववाद के कलाकारों ने एक शैली अथवा आंदोलन को अपनाया जिसमें वस्तुओं पर प्रकाश के प्रभाव का संबंध होता है। ये कलाकार अपने कार्यस्थल से बाहर आए। कार्यस्थल मतलब जहाँ ये काम करते थे, यानी स्टूडियो से बाहर आए। उन्होंने खुले वातावरण की चित्रकारी प्रारंभ की। उनका प्रयास था कि शीघ्रता से वे उस प्रभाव का जन्म कर सके और उन्हें एक दृश्य संस्कार में देखा। उन्होंने महसूस किया ये कलाकार प्राकृतिक दृश्यों, यहाँ दृश्यों कर लेना, जिसमें प्रकाश तथा रंगों का प्रभाव प्राय बदलता रहता है। ये अपनी कल्पना शक्ति से स्वतंत्रतापूर्वक तथा नैसर्गिक रूप से अपनी कला में समेट लेना चाहते थे। प्रभाववादी कला का आगमन वर्तमान कला तथा प्राचीन काल के बीच एक बड़े विच्छेद के रूप में हुआ। अधिकांश आंदोलन की भांति प्रभाववाद प्रारंभिक तथा शास्त्रीय मानदंडों के विरुद्ध एक विद्रोह था। प्राय ऐसा एक जन सहयोग के आधार पर होता है। इस बहुत आकर्षक होता है। कौन आकर्षक होता है? तालाब, नदियाँ, बंदरगाह, नगरीय दृश्य मानवीय स्वरूपों के प्रति बहुत आकर्षक होता है। कौन? प्रभाववाद। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन तो ये बन गया कि प्रभाववाद क्या होता है, जो आपने ऊपर पढ़ लिया नाइलों में, कि इसका आंसर क्या होगी? प्रभाववाद होता है कि प्रभाववाद कला विशेषक का एक ऐसा आंदोलन था जिसके जीवन की सादगी और सरलता से प्रेरणा मिली। किसी आलोचक ने किसी प्रदर्शनी के अवसर पर इसको क्या नाम दिया गया? प्रभाववाद। प्रभाववाद के कलाकारों ने किसको अपनाया? एक शैली अथवा आंदोलन को अपनाया। ये इसका आंसर देना है। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि यहाँ से बनता है इस आंदोलन के प्रेरणा कलाकारों में कौन कौन थे। दूसरा क्वेश्चन शॉर्ट बन जाता है कि इस आंदोलन के प्रेरणा कलाकार कौन कौन थे। तो पहला ही मोस्ट नाम है किसका? क्लॉड मोने का। क्लॉड मोने इंपॉर्टेंट नाम है इनका और ये ज़्यादा जाने जाते हैं। और इन्होंने क्या किया? ये कौन थे? सहज और स्वाभाविक कलाकार थे। कौन? क्लॉड मोने। याद रखना, सहज एवं स्वाभाविक कलाकार थे, जो हम आगे पढ़ेंगे इनके बारे में। दूसरा नाम है एडुआर्दो मोने, ऑगस्ट रेनिया और एडगर देगा। ये कौन थे? प्रेरणा कलाकार। किसके? प्रभाववाद आंदोलन के प्रेरणा कलाकार। ये आप पॉज करके पढ़ लेना इनको। अब हम पढ़ेंगे। उद्देश्य में ये दे रखा होता है कि इस चैप्टर में आप क्या पढ़ेंगे। पहला ही है वाटर लिलीज। इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसका शीर्षक क्या है? कलाकार क्या है? माध्यम क्या है? समय क्या है? शैली क्या है? संकलन क्या है? इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो पहले देख लीजिए शीर्षक क्या है वाटर लिलीज। पहले तो ये जान लीजिए कि वाटर लिलीज के कलाकार कौन थे। क्वेश्चन यही से आ जाए छोटा कि वाटर लिलीज के कलाकार कौन थे। तो क्लॉड मोने। यहाँ मोनेट दे रखा है, टी साइलेंट है। प्रोनाउंसिएशन में क्या होगा? मोने। क्या बोला जाएगा? मोने। प्रोनाउंसिएशन में क्या बोला जाएगा? मोने। याद रखना, ये बातें छोटी छोटी काम में आएगी आगे। वाटर लिलीज क्या है?
शीर्षक वाटर लिलीज, कलाकार क्लोड मोने, माध्यम क्या था तेलीय रंग, समय 1899, शैली थी प्रभाववाद। यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि मोने की शैली को क्या कहा जाता है। मोने की शैली यानी ये क्लोड मोने की शैली को क्या कहा जाता है। तो आंसर क्या दोगे प्रभाववाद। आंसर क्या दोगे आप प्रभाववाद। संकलन क्या था नेशनल गैलरी, जहाँ कहाँ स्थित है लंदन में स्थित है। सभी प्रभाववादी कलाकारों में क्लोड मोने, मैंने बताया ना क्लोड मोने कौन थे सबसे अधिक प्रतिबद्ध सहज एवं स्वाभाविक कलाकार थे, जिन्होंने किससे लगन लगाई प्रकृति के बदलते मिजाज को अपनी कलाकृतियों में उतारा है। उनका जन्म कब हुआ, उनका जन्म कब हुआ 14 नवंबर 1840 में। कहाँ हुआ पेरिस में। प्रकृति के विभिन्न प्रभावों से परिचय के लिए फिर अपनी कला में उतारने के लिए बिना थके वह लगभग सारे जीवन की यात्रा करता रहा। यानी वह अपने जीवन में सारे जीवन बिना थके किसके प्रति यात्रा करता रहा प्रकृति के प्रति यात्रा करता रहा। उसे आकर्षक एवं फूलों की प्राकृतिक दृश्यों के चित्रण के लिए बड़ी सरलता से याद किया जाता है। ये प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि क्लोड मोने को किसके लिए याद किया जाता है। तो उनका दिलचस्प किस चीज़ में था, रुचि किस चीज़ में थी, तो क्या प्रकृति से। और किसी आकर्षक फूलों की प्राकृतिक दृश्यों के चित्रण के लिए बड़ी श्रद्धा से याद किया जाता है किसको क्लोड मोने, जो कि कौन थे सबसे प्रतिबद्ध सहज एवं स्वाभाविक कलाकार थे। भूचित्र नावों, नदियों, समुद्रिक दृश्य, पहाड़ी किनारे दर्शनीय। इन चित्रों में क्या क्या मिलता है नावों के साथ नदियाँ, समुद्रिक दृश्य तथा पहाड़ी यानी पथरीला किनारे दर्शनीय। उसमें ये याद रखना उसमें पानी के बाग अनगिनत चित्र बनाए गए, जिसमें उसकी महान कृति कौन सी थी वाटर लिलीज। याद रखना वाटर लिलीज। चित्रों की श्रृंखला है जो 1899 से 1900 में बनी तथा जिसमें तालाब के उस पर, यह भी एक क्वेश्चन आता है यहाँ से इस लाइन से, कि बाद में उस कलाकृति में जापानी पुल का एक प्रमुख विषय बना। लाइन याद रखना, उस पुल में क्या बना जापानी पुल का एक विषय बन गया। उसके लगभग सभी चित्रों में आसमान लगभग यानी नादारत है। इसका मतलब क्या होता है नादारत मतलब अविद्यमान। याद रखना नदारत मतलब अविद्यमान, लेकिन उसमें आसमान के चमकीले रंगों में प्रभावी रूप से असाधारण गहराई के साथ प्रतिबिंब किया गया। क्वेश्चन आता है कि क्लोड मोने के चित्र में किसका वर्णन नहीं किया गया, यानी आसमान का वर्णन किया गया है या नहीं, यानी आसमान विद्यमान है या नहीं। तो आप क्या बोलोगे आसमान विद्यमान नहीं है अर्थात अविद्यमान है। किसमें क्लोड मोने की चित्र जो भी उन्होंने अपनी कृतियाँ दी उनमें, यानी पहली वाटर लिलीज में उनका नाम ले लीजिए। वाटर लिलीज में उन्होंने आसमान उनमें अविद्यमान है। तो देख लीजिए कहाँ आसमान है या नहीं, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे आपको। पाठगत प्रश्न 6.1 जल्दी से कर लीजिए। 5 क्वेश्चन है, इन 5 क्वेश्चनों को आप कर भी लोगे तो एक बड़ा क्वेश्चन भी आएगा। तो आप इन्हीं क्वेश्चनों के आधार पे उनका उत्तर लिखोगे तो आपके जितने नंबर का क्वेश्चन है 3, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको 3 में से 3 ही नंबर मिलेंगे। यानी ये 5 प्रश्न याद कर लीजिए और बड़े प्रश्न का उत्तर दे दीजिए कि क्लोड मोने कौन था। तो क्लोड मोने कौन था प्रतिबद्ध सहज स्वाभाविक कलाकार था जिसने प्रकृति के बदलते मिजाज को अपनी कलाकृतियों में उभारा। हो गया आंसर। पहला क्वेश्चन है मोने की शैली को क्या कहा जाता है। पहला क्वेश्चन है मोने की शैली को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है मैंने पहले ही बता रखा है। मोने की शैली को क्या कहा जाता है प्रभाववाद कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है वाटर लिलीज को किसने बनाया। तो किसने बनाया क्लोड मोने ने। किसने बनाया वाटर लिलीज को क्लोड मोने ने। मोने की तकनीक की शैली क्या है। मोने की तकनीक की शैली यह है कि प्रकृति में होने वाले परिवर्तन ही उसकी क्या है शैली। जो प्रकृति में परिवर्तन हुए वही उसकी शैली है। मोने अपने चित्रों में क्या दर्शाना चाहते हैं। यानी क्लोड मोने अपने चित्रों में क्या दर्शाना चाहते हैं। तो आंसर क्या होगा क्लोड मोने अपने चित्रों में दर्शाना चाहते हैं कि जापानी पुल। वो अपने चित्रों में किसको दर्शाना चाहते हैं जापानी पुल को दर्शाना चाहते हैं। क्लोड मोने के चित्रों में आसमान की क्या भूमिका है। तो आंसर क्या होगा क्लोड मोने के चित्रों में आसमान अविद्यमान है। ये इनके आंसर हो गए। ये इन क्वेश्चन को भी आप याद कर लोगे तो एक बड़ा क्वेश्चन भी आएगा, तो इसी के आधार पर आप उत्तर दे पाओगे। 6.2 मोलिन दे लो गेलेत। इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसका शीर्षक कौन है मोलिन दे लो गेलेत। कलाकार ऑगस्ट रेनोया।
माध्यम कैनवास पर तेलीय रंग 1876 समय। इसमें भी शैली आपको याद रखनी है, यहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है कि शैली क्या है। प्रभाववादी पेरिस स्थित कहाँ रखा गया, पेरिस में स्थित मसी डे इम्प्रेसनिस में इसको रखा गया। अब जान लीजिए कि अगोस्ट रेनियो कौन था। अगोस्ट रेनियो कौन था, तो एक फ्रांसीसी कलाकार था। एक ये फ्रांसीसी कलाकार था जिसने मोलिन दे लो गेलेत का चित्रण किया। इसका चित्रण इन्होंने किया, किसने, ऑगस्ट रेनोई ने। और दूसरी बात, इस चित्र में उन्होंने क्या दिखाया, उस चित्र में युवा लोगों को ज़िंदगी का आनंद लेते हुए दिखाया गया है। युवा लोग थे, उन्होंने कैसे ज़िंदगी का आनंद लिया इसके बारे में इस चित्र में दिखाया गया है। वे इस चित्र में वे लोग पिकनिक मना रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, इनके बारे में इन्होंने दिखाया। और इनके चित्रों में अत्यंत छवि प्रकट होती है, यानी लुभावनी छवि का चित्रण हुआ है। अध्ययन कर लीजिए। अगोस्ट रेनियो एक फ्रांसीसी कलाकार थे। कौन थे, फ्रांसीसी कलाकार थे जिन्होंने 1870 में मोलिन दे लो गेलेत, गेलेट है यहाँ पे, तो आप क्या पढ़ोगे, डबल टी साइलेंट गेलेत, यानी प्रोनाउंसिएशन में क्या होगा, गेलेत। उस चित्र में युवा लोगों को अपनी ज़िंदगी का आनंद लेते हुए दिखलाया गया है। वे लोग पिकनिक मना रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं। रेनियो की कृतियों में कोमलता, भावनात्मक लुभावनी छवि का चित्रण हुआ है। उसने अपनी कृति की संरचना करते समय फारसी समाज की गतिविधियों, वातावरण, समाज के प्रतिबिंब का सुस्पष्ट चित्र प्रस्तुत किया है। उसमें बैंगनी, सफ़ेद तथा नीले रंगों की छाया का ऐसा सामंजस्य प्रस्तुत किया है कि जिसमें मॉड्यूल की आकृतियां प्रचलित वस्त्रों में सजी लगती है। उनके चित्रों में रंगों की ताजगी तथा प्रसन्नता के जीवन की झिलमिलाहट का एहसास होता है। उन्होंने कला के चित्रों में कोमलता, समन्वय तथा संतुलन का सामंजस्य होता है। रेनियो अपने चित्रों में सामाजिक रूप चित्र, महिलाओं के मॉडल, गहन अध्ययन दिखलाना चाहता है। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि रेनियो अपने चित्रों में क्या दिखलाना चाहता है, तो क्या दिखलाना चाहता है, महिलाओं के मॉडल, सामूहिक रूप चित्र को दिखाना चाहता है। वो चित्रों के माध्यम से जीवन के आनंद के अनुभव की अभिव्यक्ति की संप्रेषण सिद्धहस्त करता था। आंसर देख लीजिए 6.1, 6.1 वो कौन से थे आंसर, 6.1, तो ये 6.2 होंगे। यहाँ पे कौन से होंगे, 6.2, गलती से टाइप हो गया, आप लिख लेना, एरर होगी किताब में। 6.2, तो पहला क्वेश्चन है मोलिन दे गेलोत के चित्रकार का नाम बताइए, तो क्या बताओगे, ऑगस्ट, पूरा नाम रेनोया, ऑगस्ट रेनोया। दूसरा क्वेश्चन है मोलिन दे ले गेलोत चित्रकला की शैली क्या है, तो उसमें भी आया था कि चित्रकला की शैली क्या है, और इसमें भी किया, एक ही आंसर होगा क्या, प्रभाववाद। अपने चित्रों के लिए विषय वस्तु के चयन के पीछे उसकी प्राथमिकता क्या थी, यानी तीसरा क्वेश्चन क्या होगा कि उसने चित्रों की विषय वस्तु के चयन के लिए उसकी क्या प्राथमिकता थी, तो क्या प्राथमिकता थी, सामूहिक संरचना, महिलाओं, ये उसकी आंसर यही देख लीजिए आप। उन्होंने कला चित्रों की कोमलता, समन्वय, संतुलन, सामंजस्य होता है। इन्होंने अपने चित्र में सामूहिक रूप चित्र, महिलाओं के मॉडल का गहन अध्ययन दिखलाना चाहा। हो गया आंसर इसका। चौथा क्वेश्चन है सुखद संयोजन के अलावा उसकी कला में और क्या आकर्षण था, इसका आंसर ये होगा सुखद संयोजन के अलावा उसकी कला में और अनेक से आकर्षण थे, जैसे कि कोमलता, समन्वय, संतुलन आदि आकर्षण उनके कला में थे। तीसरा है 6.3 डांस क्लास। डांस क्लास के बारे में अध्ययन करेंगे कि डांस क्लास क्या है, यानी नृत्य कला। डांस कला मतलब नृत्य कला। शीर्षक है डांस क्लास, कलाकार एडगर डेगा, माध्यम कैनवास पर तेलीय रंग, समय 1873 से 76 तक, शैली इसमें भी वही है, प्रभाववाद। संकलन कहाँ रखा गया, यूएसए में, म्यूजियम ऑफ आर्ट, यानी यूएसए में इसको रखा गया है। अब देख लीजिए डांस क्लास क्या थी। डांस क्लास तो क्या, एक बार इनके बारे में अध्ययन कर लीजिए। एडगर डेगा कौन थे, ये फ्रांसीसी कलाकार थे। कौन थे, फ्रांसीसी कलाकार थे, और उन्होंने नृत्य कक्षा का चित्रण प्रस्तुत किया था। किसका चित्रण प्रस्तुत किया था, नृत्य कक्षा का चित्रण प्रस्तुत किया था, और उसकी मुख्य रुचि माननीय उपस्थिति में थी। इनकी मुख्य उपस्थिति किसमें थी, यानी इन्होंने किसको दिखाया, माननीय उपस्थिति को दिखाया। इन्होंने अपनी मानवीय उपस्थिति को दिखाया। इन्होंने प्रकृति से लगाव नहीं रखा, इन्होंने प्रकृति के लिए प्रेरणा नहीं ली, यानी प्रकृति से इन्होंने बिल्कुल भी प्रेरणा नहीं ली। इनकी उपस्थिति क्या थी, माननीय उपस्थिति थी। इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे, तो देख लीजिए। पेरिस में जन्मे फ्रांसीसी कलाकार एडगर डेगा एक
पेरिस में जन्मे फ्रांसीसी कलाकार एडगर डेगा कौन थे? फ्रांसीसी कलाकार थे और उन्होंने नृत्य कक्षा का नामक का चित्र 1834 में बनाया था। अन्य प्रभाववादी कलाकारों के विपरीत, यानी अन्य जो प्रभाववादी कलाकारी थे, उन्होंने तो क्या प्रकृति से लगाव रखा, प्रकृति के बारे में बताया, परंतु ये प्रकृति अपनी कृतियों से प्रेरणा नहीं ली। इन्होंने प्रकृति से प्रेरणा नहीं ली। उसकी मुख्य रुचि किसमें थी? मानवीय उपस्थिति में थी। उसकी मुख्य उपलब्धियों में हुए उसके वे चित्र जिसमें नृत्य नाटकों, झालदार घाघरे में नृत्य करने के लिए तैयार करती दिखाई देती है या घूमने वाले स्टेज के चारों ओर घूमती दिखाई देती है। मुख्य केंद्र के बिना उससे हटकर एडगर डेगा की कृतियों में बड़ी सहजता की छाप दिखाई देती है। उसका ये प्रयास जिंदगी का पूरा दृश्य करता है। कुछ चित्रों में उसने सूर्य प्रकाश के बदलते रंगमंच और अप्राकृतिक प्रकाश का प्रयोग किया है। उसका अत्यंत प्रिय माध्यम पेस्टल रंग थे। कई बार उसने एक ही चित्र में विभिन्न माध्यम प्रयुक्त किए। कई बार पेस्टल रंगों की एक परत और चढ़ा देता था जिसने विभिन्न परतों के बीच की प्रादिष्टता स्पष्ट रूप से देखी जा सके। डेगा ने चित्रकला के अतिरिक्त मूर्तिकला को अपनी लयमता गति की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया, जिससे नृत्यांगनाओं की लयात्मक गति को दिखाया जा सके। यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब पाठगत पर्सन पार्ट 2 में हम अध्ययन करेंगे और पार्ट 2 में ही हम पार्ट को कंप्लीट करेंगे। आज का क्वेश्चन है आपसे कि मोलिन दे गेलोत की चित्रकार का नाम बताइए। आपके आज का क्वेश्चन है, कमेंट में आपको आंसर बताना है। पहले आज ही एक ही क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, मोलिन दे गेलेत के चित्रकार का नाम बताइए। मोलिन दे गेलेत के चित्रकार का नाम बताइए। जो भी स्टूडेंट आंसर देगा उसका अगली कक्षा में नाम लिया जाएगा। ओके बाय, टेक केयर। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। ओके बाय।